अच्छा, कंपनी जो चलती है ना वो शेयर होल्डर पे चलती है। सही है। सही। ये जो कंपनी अकाउंट होता है ना, इसमें ना दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सही। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होते हैं, यानी जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसके अमाउंट को कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। ये कंपनी के ऑनर होते हैं। ये नॉट ओनर। ठीक है। तो इनको रिवॉर्ड मिलता है डिविडेंड की फॉर्म में। जो शेयर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उसके ऊपर इनको डिविडेंड मिलता है। तो इनका जो डिविडेंड होता है वो वेरिएबल डिविडेंड होता है, यानी वेरी करता है। ठीक है, वेरिएबल डिविडेंड। और इनका जो डिविडेंड होता है फिक्स होता है। ठीक है। ये ओनर क्यों है, वो ओनर क्यों नहीं है? मतलब वो उनको एज ए क्रेडिटर कंसीडर किया जाता है, लोन होल्डर, लेकिन दी फॉर्म ऑफ। उनके पास कम शेयर होते हैं। हाँ, उनका भी शेयर होता है, शेयर होल्डर होते हैं, लेकिन कंपनी के ऑनर नहीं होते। और ये कंपनी ऑर्डिनरी जो होते हैं, ये कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है ना, वो वेरिएबल होता है, चेंज होता है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स होता है। अच्छा। डिविडेंड मतलब कि जो उनको पैसे मिलते हैं शेयर से। वो जो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है ना, उसमें से रिवॉर्ड देती है, उस रिवॉर्ड को डिविडेंड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, सही इसमें है। क्या नाम है, जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये गेट डिविडेंड आफ्टर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिविडेंड मिलेगा, फिर इनको मिलेगा गेट डिविडेंड बिफोर, सॉरी, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। सही है। यहाँ तक क्लियर है। सही है। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक फार्मूले कुछ कैलकुलेट करने होते हैं कि आपको ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, यानी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है प्लीज। ठीक। कैलकुलेट शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर इशूड। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। हर शेयर की ना एक फेस वैल्यू होती है। अगर आपने कौन सी शेयर, वैल्यू? फेस वैल्यू, इसको हम फेस वैल्यू फेस। भी, हाँ, फेस वैल्यू, पार वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, ये तीन नाम होते हैं। ये कंपनी की ना फेस प्राइस होती है। कंपनी के शेयर की ना एक फेस प्राइस होती है। आपने जब भी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करना है, जितने भी शेयर इशूड किए हुए हैं, शूट का मतलब है कितने खरीदे हैं? जितने कंपनी ने पब्लिक को इशू किए हैं, 1 लाख, 10 लाख। एक होते हैं ऑथराइज शेयर, ये उसकी लिमिट होती है कि एक कंपनी 50,000 शेयर इशू करने का उसके पास पावर है, या ऑथराइज किया है गवर्नमेंट ने उसको। सही है। लेकिन वो उसमें से फेस सारे वैल्यू क्या? मतलब ऑथराइज का मतलब होता है कि कंपनी ने, गवर्नमेंट ने कितना ऑथराइज किया है कि वो कितने शेयर इशू कर सकती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। ये फेस वैल्यू का। हाँ, फेस वैल्यू, फेस प्राइस है, अमाउंट है कि हमारी इनिशियल अमाउंट क्या लो। इन्होंने अपने शेयर की एक प्राइस लगाई भी कि इतने पे हम इशू करेंगे। तो कंपनी जब डिसाइड, जो वो अमाउंट जो कंपनी डिसाइड कर लेती है कि इतने पे इशू करेंगे, उसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, या पार वैल्यू, या नॉमिनल वैल्यू, तीन नाम। इसके ऊपर आपका ना शेयर कैपिटल कैलकुलेट होता है।
सही है। तो मतलब शेयर बेचना, मतलब शेयर बेचना, हाँ शेयर। इश्यूड का मतलब शेयर बेचना होता है। हाँ बेचना टू द पब्लिक। सही है, फेस वैल्यू। ठीक है, इस पे कैलकुलेट होगा। फिर इसमें एक और टर्म आती है, शेयर प्रीमियम। सही है। शेयर इफ कंपनी, कि कितने का बेचा, नहीं, मतलब इफ बोलेगा कितने का इफ बेचा। कंपनी सेल शेयर अबव फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ऊपर अगर कंपनी शेयर इशू कर रही है तो उसको कहते हैं शेयर प्रीमियम। यानी अगर ज्यूम करें कि फेस वैल्यू फर्ज करें 100 रुपीज है, सही है, 100, और प्रीमियम वैल्यू फर्ज कर लो, अगर प्रीमियम वैल्यू यानी फेस वैल्यू से ऊपर मैं ले रहा हूँ 50, तो इशू प्राइस आएगी 150। यानी मैंने पब्लिक को 150 का सेल किया है। तो फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट होता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम। ये फेस वैल्यू है, ये प्रीमियम है, और ये इशू प्राइस है। क्या है? इशू प्राइस। हाँ, इशू प्राइस। यानी पब्लिक को मैंने कितने का दिया। सही है, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े। जी, कि इतने का बचेगा। हाँ, इतने का हमने पब्लिक को दिया है। यानी फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम हाँ वैल्यू, और मैंने बेचा 150 का। वो जो 50 रुपीज आया ना, वो प्रीमियम वैल्यू है। उसको रिकॉर्ड करते हैं शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर। सही है। अच्छा, अब डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है। अच्छा, डिविडेंड जो है पेड होता है। डिविडेंड पेड, ये कैसे कैलकुलेट होगा? इसके दो फार्मूले हैं। एक तो है नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाई बाय डिविडेंड पर शेयर। एक तो ये फार्मूला है। दूसरा, शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, यानी ये डॉलर में है, तो मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज रेट से। ये दो फार्मूले हैं कैलकुलेट करने के। शेयर कैपिटल क्या होता है। मतलब अभी हमने शेयर कैपिटल कैलकुलेट किया था ना, याद है? पीछे लिखा था मैंने शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपका डॉलर अमाउंट है ना, ये नंबर ऑफ इशूड शेयर मल्टीप्लाई फेस वैल्यू। हाँ। अगर फर्ज करो नंबर ऑफ इशूड शेयर 100 है, चले 1000 लगा लें, फेस वैल्यू 10 है, तो ये कितना आएगा? 10,000 आएगा। ये ज्यादा। डॉलर, हाँ, ये 10,000 शेयर कैपिटल है। अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं तो मैं इसके ऊपर रेट लगा देता हूँ, यानी 10%। मैंने डिविडेंड दे दिया 10%, तो 10,000 का 10% कितना बनेगा? 1,000 बनेगा। 1,000 मैंने डिविडेंड दी, डॉलर 1,000। सही है। नंबर ऑफ इशूड शेयर 1000 है, फेस वैल्यू 10 है, शेयर। शेयर कैपिटल आपका 10,000 हो गया, और 10,000 का 10% मैंने डिविडेंड दे दिया, तो 1,000 आ गया। समझ आया? होता है। दोबारा बोलो।
चैट पे लिखो। मगर ये होता क्या है वैसे, शेयर कैपिटल लेकिन फॉर्मूला के अलावा? शेयर कैपिटल अमाउंट होता है ना जो आपने कलेक्ट किया है पब्लिक से। मैंने 1,000 शेयर इशू किए हैं, ठीक है, मैंने कितने शेयर इशू किए हैं? 1,000। और हर शेयर मैंने कितने का दिया? दिया तो मैंने 10। ज़्यादा का, लेकिन मैंने फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। अच्छा, ये अमाउंट होता है जो पब्लिक से मिलता है। हाँ, 1,000 शेयर इशू किया, ठीक दस है। 10 रुपये फेस वैल्यू। तो मेरा शेयर कैपिटल कितना हो गया? 10,000। सही है। 10,000। और 10% मैंने डिविडेंड दे दिया, तो ये 1,000 डिविडेंड। इस फार्मूले से, ये सेकंड फार्मूला, ये जो रेट लगाया हुआ है ना, 10% डिविडेंड क्यों दिया? मतलब मैंने प्रॉफिट अर्न किया। मैंने पब्लिक हम्म। को, शेयर होल्डर से वादा किया हुआ था कि जब भी प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम आपको डिविडेंड देंगे। अच्छा। अब दूसरा, ये जो ऊपर वाला है, इसको, ये वाला, अब मैंने कितने शेयर इशू किए? 1,000 इशू किए थे ना। हम्म। मैंने 1,000, मैं इधर कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने 1,000 शेयर इशू किए, और मैंने कहा डिविडेंड पर शेयर 0.1 है, 0.1 है डिविडेंड पर शेयर। हर शेयर के पीछे मैंने 0.1 शेयर दिए, ठीक है। तो इससे कितना आएगा? 0.1 क्यों? 0.1 क्यों? मतलब मैंने कहा मैं डिविडेंड दूंगा पर शेयर। कितना डिविडेंड दूंगा? हर शेयर के पीछे 0.1 दूंगा। नहीं समझे? पर शेयर। हर शेयर के पीछे डिविडेंड दूंगा 0.1, तो ये 100 आ जाए, डॉलर 100 आ जाए। नहीं। बस ये था। आगे बढ़े। पर 0.1 क्यों? तो कंपनी ने डिसाइड किया ना। 0.1 क्यों? नहीं, ओ मैं कह रहा हूँ 0.1 क्यों? भाई, तो कंपनी ने डिसाइड किया ना कि हम डिविडेंड देंगे पर शेयर 0.1। नहीं मतलब कि कोई। ये तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी तो अच्छा। आपको, हाँ, ये तो कुछ भी हो सकता है, अभी तो एग्जाम्पल है। ठीक है। ये इसके बाद, आपने निकाला क्या? ये तो फार्मूले है ना, अभी ये आगे यूज होंगे। अभी देखो, कम इसमें तीन, एक तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाने को आएगा, बैलेंस शीट बनाने को आएगी, और तीसरा स्टेटमेंट ऑफ, ये चले पूरा लिख देता, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये तीन अकाउंट बनाने को आएंगे। इसको तीसरा कहते वाला हैं, बड़ा है, तीसरा वाला मतलब हाँ, क्वेश्चन बड़ा है ना, टॉपिक बड़ा है, ठीक है। अब सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं। इसकी इनकम स्टेटमेंट उसी तरह सिमिलर है जैसे तुमने वो उसमें की थी ना, क्या कहते हैं, सोल ट्रेडर में, पार्टनरशिप में, ऑलमोस्ट उसी तरह की है। ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, एक सेकंड। ये June 24, पेपर 21 निकालो। मैं यहाँ भी देखता हूँ। जून। एक सेकंड, ये आपका कोड पता है क्या? 7707 है। 7707। ये निकालूं कहाँ से, रोक पेपर से या फिर? हाँ, ये रो पेपर मिल जाएगा आपको। ठीक है।
क्या है, जून 2021? जो नहीं, जून 2024। जून 2024। ये जो आपने अभी भेजा था वो वाला दिन? हाँ, ये मैं पहले भेज चुका हूँ तुम्हें। यही होगा, व्हाट्सएप से। हाँ, व्हाट्सएप से खोल लो। जी बिल्कुल, अभी भेजा वही है ना? हाँ हाँ, एक पेपर 21 है। मई जून 2024। पेपर 21। हाँ, 21। ये मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ डिस्प्ले। क्वेश्चन 3 है। ये मैंने आपको भेजा भी था, तो आपने कहा था कि कंपनी अकाउंट से नहीं लिया। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना कंपनी अकाउंट। बहुत इसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, जो टॉपिकल में आते हैं वो तो कोई 25-25 मार्क्स का आ रहे होते हैं। टॉपिकल पुराना है भाई। आपने ये 7707 देखना। ये भी आपको समझाऊंगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। 6 6 मार्क्स, ये पूरा डिवाइडेड है। अच्छा, ये मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ये आ रहा है स्क्रीन पे नजर? हाँ, अभी पेपर नजर आ रहा है? और ठीक है ना? आप अपने पास भी ओपन कर लो, रो पेपर से। मल्टी व्यू खोल लो, मल्टी व्यू। अच्छा, अब ये ये मेरे देखो। पास व्हाट्सएप में ठीक है। अब देखो, इसमें रेवेन्यू दिया हुआ है। दिया। ये रेवेन्यू है। ये परचेज है। ये रेंट इंश्योरेंस है। ये डायरेक्टर सैलरीज है। ये जनरल एक्सपेंस है। ये एडवर्टाइजिंग है। ये डिविडेंड पेड है। ठीक है ना, ये डिविडेंड आ गया ना, और ये फिटिंग एट कॉस्ट है। ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग है। और ये ओपनिंग इन्वेंट्री है। ये कैश एट बैंक है, और ये ट्रेड पेबल है। अच्छा जी, और अब फर्दर डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है इन्वेंट, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। फिर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिटिंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। पेमेंट फॉर एडवर्टाइजिंग $75 इज आउटस्टैंडिंग, या अक्रूड एक्सपेंस आ गया। ठीक है। नो डिविडेंड, नो डिविडेंड वर आउटस्टैंडिंग एट 31 जनवरी 2024। इसका मतलब इनके ऊपर कोई डिविडेंड ड्यू नहीं है। वैसे भी डिविडेंड पेड है वो हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर क्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ये थर्टी देखो फर्स्ट ओनर है। हाँ, दोनों ऑनर है, कंपनी का ऑनर है। डायरेक्टर है, ऑनर नहीं है, डायरेक्टर है। ये लिखा हुआ तो है। मतलब एक पीएससी भी था, एक आर द ओएससी, शेयर होल्डर एंड एक डायरेक्टर ऑफ क्यू। ओएससी, एक ओएससी था, एक पीएससी। हाँ, जो भी है, क्यू लिमिटेड एक कंपनी है। ओएससी वाले पीएससी। हाँ, वही है। अच्छा, अब इसका पहले बनाना है इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाना है? इनकम स्टेटमेंट अब देखो, तुम अपने पास क्वेश्चन खोल के रखो। रेवेन्यू दिया हुआ है 78,000। दिया हुआ है। फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई ट्रायल बैलेंस में। ओपनिंग इन्वेंट्री, हाँ ट्रायल दी हुई बैलेंस है। दी हुई। ठीक है। 2950। हाँ बिल्कुल। परचेज 38,200 दिया हुआ है। दिया हुआ है। ये दोनों ऐड कर लिए, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री पहली एडजस्टमेंट में दिया होगा। दिया हुआ है। हम यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल ये आ गया। ठीक है। तो सेल में ये से, हाँ, रेवेन्यू या सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है। ये भी अपने पास करूं या फिर आप देखूं बस? अभी तो मैं बताता हूँ, पहले सुन लो ना। पहले अब यहाँ तक कर ठीक है। लेते हैं ना। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है ना? ग्रॉस प्रॉफिट तक क्लियर है? क्लियर। क्लियर है। अच्छा देखो, रेंट एंड इंश्योरेंस 10,600 यही दिया हुआ है।
रेंट रेंट एंड एंड जी। कितना दिया हुआ, 10,600 ही दिया हुआ ना, यानी इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ओके ओके, मैं देखा नहीं है अभी। हाँ देखते जाओ ना एडजस्टमेंट है या नहीं। कोई प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट में बस यही आएगा ना, या तो आउटस्टैंडिंग होगा। रेंट आउटस्टैंडिंग का एंड मतलब, इंश्योरेंस में 10,000, 10,600 दिया है। हाँ, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कोई प्रीपेड नहीं है, कोई अक्रूड नहीं है, सही। सही। जनरल एक्सपेंस ये 19,000 है। जनरल एक्सपेंस, और डायरेक्टर सैलरी, सॉरी डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर सैलरी 19,000 है। ठीक है, वो भी एज इट इज आ गई। जनरल एक्सपेंस भी एज इट इज आएगा, 3240, 3420। 3420। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अच्छा देखो, नहीं। एडवर्टाइजिंग में ये 75 ऐड हो रहा है, 5400 ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, और 75 नंबर 3 पढ़ लो, नंबर 3 हाँ, एडवर्टाइजिंग। क्या सही लिखा है। हुआ है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता पेमेंट। है, अक्रूड है, अनपेड है। हाँ, तो सही है। तो क्लोजिंग अनपेड ऐड करते हैं एक्सपेंस, सही है। सही है, अभी आगे तक तो वैसे ही जा रहा है वैसे। है। हाँ, मतलब वैसे ही हो रहा है जैसे हमने किया था। हाँ तो मैंने तुम्हें इनकम बताया, स्टेटमेंट। हाँ तो मैं तुम्हें बताया था ना, इनकम स्टेटमेंट सेम ही है, सोल डीडर की तरह ही है, पार्टनरशिप की तरह, थोड़ा सा आगे चेंज है। डेप्रिसिएशन ऑफ फिटिंग 18,000 का 10%। डेप्रिसिएशन देख लो। हाँ, 5,400 आ रहा है डेप्रिसिएशन। हाँ 18,000 दिया हुआ कहीं। 18,000 नहीं। फिटिंग एट कॉस्ट 18,000 देखो ना ट्रायल बैलेंस में। फिटिंग, 18,000 मुझे नहीं दिखता। अरे ट्रायल बैलेंस में देखो भाई। ट्रायल बैलेंस में देख रहा हूँ 18,000, 18 ना। हाँ 18,000। हाँ हाँ, दिख गया दिख गया। हाँ ये एसेट है। फिट फिटिंग दैट को हाँ फिटिंग क्या होती है, एसेट होता है वो। एसेट है। उसका 10% डेप्रिसिएशन ये आ सही गया। है। टोटल एक्सपेंस ये आ गए, ठीक है। आ, ये 5,400 ही है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाँ 5400, नहीं भाई ये है, ठीक। ये है ये नहीं। 1800। अच्छा। सही है। समझ आया। फिफ्टी समझ फोर आ गया। हंड्रेड पुराना है, 5400 पुराना है, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं ठीक है। आता। वो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में टोटल जाता है। ये पुराने वाले इनकम स्टेटमेंट में क्यों नहीं जाते? भाई तो पीछे पीछे चार्ज हो गया ना पिछले इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, तो सही है। हर दफा इनकम स्टेटमेंट चार्ज करोगे तो तुम्हारा तो प्रॉफिट बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अब ये क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस, सही है। ये क्या आ गया, टोटल एक्सपेंस। तो ग्रॉस पर हम टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ठीक है। तो पहले फटाफट ये कर लो, फिर हम बी पे आते हैं। ये डिविडेंड्स को कैलकुलेट नहीं किया? भाई सबर कर जाओ ना, जितना क्वेश्चन उतना तो करो ना तुम।
क्या आपने हटा दिया यहाँ से? वो तुम्हारे पास है ना, उसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक सेकंड शो करता हूँ। मार्किंग स्कीम से देख लो। हाँ, मार्केट स्कीम से देख लो ना। हो गया। ये मैंने लिख लिया। ठीक है। अच्छा, अब है रिटेन अर्निंग। इसका हम बनाते हैं टी अकाउंट, ठीक है। ये ये रिटेन अर्निंग क्या होता है? देखो, एक तो हमने इनकम स्टेटमेंट में क्या कैलकुलेट किया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। हम्म। ठीक है। रिटेन, अब ये प्रॉफिट, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। इस करंट ईयर का, हाँ। हाँ, ये प्रॉफिट जो है ना नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो जाता है। सही है। रिटेन अर्निंग का मतलब है कि सारे एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा ना, उसको कहते हैं रिटेन अर्निंग। तो वो नेट प्रॉफिट ही हुआ। हाँ, लेकिन उसको नाम है रिटेन अर्निंग, यानी वो अर्निंग जिसमें से सारे एक्सपेंस निकल चुके हैं। मतलब अगले साल का ओपनिंग। हाँ, अगले साल का ओपनिंग, इस साल का क्लोजिंग। अब ये देखो। नेट प्रॉफिट क्लोजिंग। हाँ देखो, ये दिया हुआ 2297, ये पिछले साल का है। इसको हम बीडी कर लेंगे।
ठीक है। 2 to 9 7 पिछले साल क्या है समझ नहीं आया। यानी पिछले साल का जो प्रॉफिट था, पिछले साल का प्रॉफिट, यानी पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हो जाएगा। चेक करो ट्रायल बैलेंस में। मार्किंग स्कीम खोलूं या फिर नहीं, ट्रायल बैलेंस में देखो ना, ट्रायल बैलेंस। अच्छा पिछले साल का रिटेन अर्निंग लिखा हुआ है 2297, बिल्कुल आखिर में क्वेश्चन में देखो। देख लो। रिटेन अर्निंग लिखा है 2 to 9 7। हाँ, तो ये पिछले साल की है ना, पिछले साल की क्लोजिंग है, इस साल ओपनिंग हो जाएगा। नहीं तो रिटेन अर्निंग तो नेट प्रॉफिट नहीं होता। तुम इसे नेट प्रॉफिट ही समझो, लेकिन नाम इसका रिटेन अर्निंग। तो ये 2 to 9 7 तो नहीं आ रहा, ये तो 1 2 7 5 आ रहा है। भाई मेरे, ये करंट ईयर का है ना। ट्रायल बैलेंस में कौन सा दिया हुआ ये बताओ। 2 to 9। 2297 हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे। सही अच्छा। है। अब यहाँ लिखेंगे IS, जो करंट ईयर का प्रॉफिट है, वो है 1275। यानी पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट ऐड कर लेंगे, तो ये आएगा 3572। ठीक है। पिछले साल का प्रॉफिट और इस साल का प्रॉफिट दोनों ऐड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे हो रहा है। पिछले साल का प्रॉफिट, इस साल का हाँ प्रॉफिट, दोनों ऐड किया तो ये आ गया 3572। सही है। अब इसमें से लेस करेंगे डिविडेंड पेड। ये ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे क्यों है? प्रॉफिट पार्ट ऑफ रेवेन्यू होता है ना, रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट। सही है। अब जो डिविडेंड पे किया है ना, वो आउट ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या? हमने डिविडेंड पे किया है, पे किया। ट्रायल बैलेंस में देखो। अ, 2500 पे किया। 2500 पे किया ना, तो वो हम यहाँ लिखेंगे डिविडेंड डेबिट साइड। अगर टी अकाउंट बनाते हो तो डेबिट साइड पे लिखोगे। ठीक है, डेबिट साइड पे क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये एक्सपेंस है। मैं तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा ना इससे। पहले तुम्हारा प्रॉफिट 3572 पड़ा हुआ है, तुमने डिविडेंड दे दिया, अब तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया? 1072। प्रॉफिट क्रेडिट होता है ना, क्योंकि पार्ट ऑफ रेवेन्यू। अब डिविडेंड एक्सपेंस होता है, तो प्रॉफिट, जब एक्सपेंस रेज होगा तो प्रॉफिट रिड्यूस होगा ना। सही है। जब हम डिविडेंड पे करते हैं ना, तो हम ये एंट्री बनाते हैं, ये भी देख लो। हम रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे, जब भी डिविडेंड पे करेंगे रिटेन अर्निंग को डेबिट करेंगे। कितने का अमाउंट है? 2500। ठीक है, क्योंकि डिविडेंड पे कर दिया, इसका मतलब आपका बैंक डिक्रीज हो गया, तो बैंक को क्रेडिट कर दो। तो बैंक नहीं आना चाहिए? हम उसका वर्ड, हाँ आप यहाँ बैंक लिख दो, लेकिन आगे डिविडेंड पे लिखोगे। सही। ये तो बैंक क्यों नहीं आ रहा, डिविडेंड पेड क्यों आ रहा आपने पेमेंट किस मोड में की है? है? अच्छा। पर्पस लिखेंगे ना, जो पर्पस है, इधर बैंक ही आएगा। आप बैंक लिख दो, बैंक के आगे डिविडेंड पे लिख दो। समझ आ गए? आ गया। अच्छा, इसके बाद है इनकम ये एक स्टेटमेंट हो। जगह फिर ये रिटर्न रिटर्न अर्निंग्स की ये समझाते हैं कि ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पे क्यों आया।
क्योंकि वो रेवेन्यू का पार्ट है ना, रेवेन्यू इज ऑलवेज क्रेडिट। तो ये टी रेवेन्यू, अकाउंट में जो 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 साइड डेबिट होती है वो क्रेडिट हो जाती है ना। अरे नहीं भाई, क्या हो, रिटेन अर्निंग इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू, समझ आई? तो रेवेन्यू क्या होता है, क्रेडिट होता है डेबिट होता है? क्रेडिट। फिर मैं क्रेडिट साइड भी ब्रॉडन करूंगा ना। 2297। अब मैंने ये इस साल ये प्रॉफिट अर्न किया, तो वो इसी में ऐड कर दूंगा। 1275, ठीक है। यहाँ टोटल आ जाएगा 3572। हम डिविडेंड एक्सपेंस होता है, डिविडेंड क्या होता है? एक्सपेंस। तो मैं इसको डेबिट लिखूंगा, क्योंकि जब एक्सपेंस रेज होता है तो डेबिट करते हैं ना, समझ आई? जी। 2500। अब मेरे पास 1072 बच गया। ये कैरी डाउन करूँ, ये क्या करूँगा? अब क्रेडिट। इस साल का क्लोजिंग 1072 है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा। ये करंट एसेट में जाएगा। करंट एसेट में नहीं जाएगा, ये कैपिटल में ऐड हो। जैसे सोल्ड लेटर में क्या करते हैं, प्रॉफिट कहाँ भेज, कहाँ ऐड करते हैं बैलेंस शीट में? गोल्ड ट्रेडर में। सोल्ड लेटर की बैलेंस शीट बनाई है ना, जी। तो उसका जो इनकम स्टेटमेंट का जो प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हो, कैपिटल के नीचे लिखते हो ना। कैपिटल तो वो होता है ना, इन्वेस्ट किया होता है। जाहिर है यहाँ भी नेट इन्वेस्ट, प्रॉफिट। हाँ तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट की है ना। अच्छा हाँ, ये नेट प्रॉफिट है ना। हाँ नेट प्रॉफिट है ना। ठीक है। ये वो नेट प्रॉफिट है जिसमें से सारे एक्सपेंस माइनस हो चुके हैं, इसलिए इसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, समझ आई? सही है। रिटेन का मतलब सही हो है। गया जो रिमेनिंग होल्ड, ठीक है। ठीक ठीक है। है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन पेपर नजर आ रहा है? आ रहा है। हाँ, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यानी बैलेंस शीट बनानी, ठीक है, इसी तरह ये पूरी हेडिंग लिखी हुई आएगी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर और क्या दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो, इसमें तुम ये तीन कॉलम बना लोगे, कॉस्ट का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और नेट बुक वैल्यू। सही है। सही है। ट्रायल बैलेंस में देखो, फिटिंग की कॉस्ट कितनी दी हुई, 18,000 दी हुई, देखी थी ना, 18,000 ही थी। ठीक है। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, टोटल। टोटल। हाँ, पिछले साल का कितना था, 5400 था, 5400 था। और इस साल का कितना है, 1800। 1800। तो ये 7200 आ गया, सही है। अब 18,000 में से 7200 माइनस करोगे तो 108 आएगा। अच्छा ये देखो, यहाँ सिंगल लाइन लगाओगे, ठीक है। यहाँ सिंगल लाइन लगाओगे, नेट बुक वैल्यू यही होती है ना, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सही है। उसके बाद ये करंट एसेट की एडिंग दोगे, किसकी एडिंग दोगे, करंट एसेट। करंट एसेट। इसमें दो दिए हुए हैं, एक क्लोजिंग इन्वेंट्री और एक बैंक, चेक कर लो। 4720 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सेकंड कॉलम में लिखोगे, और बैंक 915 चेक कर लो, ट्रायल बैलेंस में दिया है। जी हाँ। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5635 टोटल करंट एसेट आ जाएगा, ये नॉन करंट एसेट है, दोनों ऐड किए तो 16435 आ गया। ठीक है। बस ये लाइन सिंगल लाइन से या डबल लाइन से क्लोज कर देंगे।
अब लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। लायबिलिटी। इसको अलग से भी ओनर इक्विटी करके भी लिख सकते हैं ना? अब ऑनर इक्विटी नहीं लिखोगे, अब लिखोगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। दोनों को साथ में लिखेंगे। हाँ, ये दोनों को साथ लिखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, क्या लिखा हुआ है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। 13,000। ट्रायल बैलेंस में देखो यही अमाउंट लिखा हुआ है। ये ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अभी आपको बता रहा OSC, मैंने फार्मूला हाँ लिखा। ये कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ये यानी कंपनी, जो कंपनी में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको कहते हैं ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो ऑनर होते हैं। 2297। हैं? 2297। यार 13,000 देखो दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? हाँ 13,000, 13,000। ठीक है, ये 13,000। इसमें ऐड करते हैं रिटेन अर्निंग। इसमें क्या करते हैं? रिटेन अर्निंग्स। अभी कैलकुलेट की थी 1072। हाँ हाँ। तो देखो अब ये टोटल आ गया 14072। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी है नहीं, इसीलिए इन्होंने करंट लायबिलिटी की हेडिंग दी हुई है। ये आपने अंडरलाइन कर लेना है। ट्रेड पेबल दिया हुआ है 2228, चेक कर लो। डब 2228 दिया हुआ। दिया हुआ। अदर पेपर वो याद है, एक एडवर्टाइजिंग अक्रूड था। अदर पेपर में वो अक्रूड आता है। हाँ, तो ये 75 दोनों ऐड किया तो ये आ गया। ठीक है। तो ये देखो, ये और ये दोनों बराबर आ गए। सही है। अब तुम जल्दी से वो रिटेन अर्निंग वाला भी कर लो, टी अकाउंट बना के। ठीक है। ये रिटेन अर्निंग वाला मैंने बना लिया। बना ली, टी अकाउंट बना लिया था। बना लिया था। अब ये बैलेंस शीट बना लो। सही है। टी अकाउंट की मेरी प्रैक्टिस शायद थोड़ी कम है, वो मुझे थोड़ी ज्यादा करनी है क्योंकि पेपर में टी अकाउंट बहुत आ रहा था। ये अकाउंट बहुत आता है, बिल्कुल सही है। मैंने आपको भेजा था डिस्पोजल अकाउंट और वो इंश्योरेंस का अकाउंट का। हाँ, वो देख लेंगे, पहले ये कर लो।
ये हो गया। ये हो गया। हो गया। अब थ्योरी है, पेपर नजर आ रहा है। आ रहा है। ये कह रहा है जहरा एंड पेनिया would like to expand company and increase sales. In order to do this, they are considering increasing the amount spent on advertising by 100%. ठीक है, ये कितने मार्क्स थ्योरी है? 5 मार्क्स थ्योरी है। फिर आप इससे पढ़ें क्या क्या है? ये नजर आ रहा है तो लिखा जारा हुआ? एंड, ये पढ़ो, हाँ हाँ। ये पढ़ो जरा। Zara and Pania would like to expand the company and increase sales. In order to do this, they are considering increasing the amount spent on by advertising by 100%. सही है। आगे। Advise Zara and Pania whether or not they should go ahead with 100% increase in the amount spent on advertising. Justify your answer by providing 2 points in favor and 2 points against this increase. मैंने 2 पॉइंट फेवर में देने, 2 पॉइंट अगेंस्ट देने, और 1 पॉइंट रिकमेंडेशन होगा। हमारी आवाज, हमारी अगेंस्ट आवाज। ये हो सकता है कि बाकी जो बाकी बाकी में उनका अच्छा नहीं जाएगा। अगर अगेंस्ट ये हो सकता है कि बाकियों में वो नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ। ये देखो, ये लिखो। मे हेलो। पहला पॉइंट, हाँ पढ़ो। मे इंक्रीज सेल और रिजल्ट इन मोर कस्टमर, फेवर में तो ये आ रहा है, ठीक है। सही है। अच्छा, दूसरा पॉइंट आ रहा है कि मे हेल्प टू रिड्यूस लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ज़्यादा सेल हो जाएगी, इन्वेंट्री रिड्यूस हो जाएगी। और मे बेनिफिट फ्यूचर ईयर्स, फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट होगा। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट,
इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट मोर देन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग में इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द ईयर। यार सेल इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अब अगेंस्ट क्या है, मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, हो सकता है इनके पास पैसा ही ना हो। ठीक है। दे नीड मे नीड टू बोरो मनी फॉर इंक्रीज एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एंड बोरोइंग वुड इनकर इंटरेस्ट। अगर बोरो करेंगे तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देर सही इज है। देर इज नो गारंटी दैट सेल वुड इंक्रीज। यानी एडवर्टाइजिंग गारंटी नहीं होती कि सेल इंक्रीज हो जाए। प्रॉफिट may reduce or may result in loss or expense will increase because of extra advertising। अब रिकमेंडेशन में क्या दोगे तुम? कि नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए। देखो, क्यों? एडवर्टाइजमेंट करोगे तो कोई कुछ ना कुछ सेल तो बढ़ेगी ना, तभी तो लोग पता लगेगा आप क्या बेच रहे हो। नहीं, लेकिन सब कुछ एडवर्टाइजिंग 100%, भाई तो अगर ये जो कम एडवर्टाइजिंग करेंगे तो बेहतर होगा। अगर सब एडवर्टाइजिंग नहीं कुछ करेंगे तो सेल कैसे होगी? एक साथ करें, चलाएंगे तो अच्छा होगा। भाई अगर एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे तो सेल कैसे होगी? नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा एडवर्टाइजिंग के साथ सब कुछ करें। भाई नहीं, उनको मैं कह रहा हूँ एडवर्टाइजिंग, कि इसमें लिखा है 100% एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग अगर 20% कर दें, वो जरूरी नहीं है ये कि भी ट्वेंटी हो परसेंट सकता है। करे, वो आप रेकमेंड, आप बस ये कर दें। हाँ कह सकते हो रेकमेंड कि 50% एडवर्टाइजिंग, लेकिन बट दे शुड एडवर्टाइज। हाँ, शुड एडवर्टाइज, लेकिन कम, बाकी जो है वो भी, बाकी एक्सपेंसेस में भी। हाँ ठीक है। अब तुम्हारा इस पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नहीं, लेकिन थ्योरी में तो बहुत सारे थ्योरी तो प्रैक्टिकल से रिलेट करती है। थ्योरी में तो बहुत सारी चीजें हैं जो बंदा लिख सकता है। अब कल जो है ना, इसके इस अलावा भी कल जो है इस पेपर से अगर ये रिलेट, लिखेंगे एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और ये सब, ये सही रहेगा। वो तो बता दिया ना, बस आखिर में एक रेकमेंड करना है। हेलो। मैंने कहा आखिर में एक रेकमेंड करना है। हाँ। वो कुछ भी रिकमेंड कर सकते हो, बस रेलिवेंट होना चाहिए। कल हम इसी पेपर वो के क्या? कुछ और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि तुम्हारे पेपर पूरा सॉल्व हो जाए। सही है। तो तुम इसको दोबारा करना, क्यू लिमिटेड वाला। ठीक है। तो इसके जो टी अकाउंट वाले क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी। कुछ तो तुमने किए हुए हैं और बस उनको दोबारा से देखना। सेल जन, इस क्वेश्चन नंबर 1 आता है तुम इसका क्या क्वेश्चन है मैडम? चेक करो। 1A। हाँ ये सेल, सेल, 1A में मेरी बहुत गलतियां हुई थी। ये सेल जनरल बनाना है बस। हाँ, ये शायद मैंने सही किया था, लेकिन इसमें ये भी था कि एंड में कुछ लिखना था कि टोटल ये वो तो हमने जनरल लेजर में किया ही नहीं है। अच्छा चलो मैं कल बता दूंगा एंड इसका पार्ट डी, सेल एंड लेजर में कंट्रोल अकाउंट। एंड में टोटल भी कैलकुलेट किया था, वो हमने जनरल लेजर में टोटल जो कैलकुलेट किया। अच्छा चलो कल इसको देखते हैं, 1 पूरा पेपर का जितना भी कल होता है ना, बाकी क्वेश्चन के 1 2 और 4 5 जो भी होते हैं वो देखते हैं। सही है। और कल फीस लेके रख लेना, ठीक है। मैं कल इंशाल्लाह आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, बस।